बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मिस सना। हमने जो है वो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर केमिकल कॉम्बिनेशन का जितना भी थियोरेटिकल जो पोर्शन था वो प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने जो है वो समझ लिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल इस तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो वो मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो नेचुरली मिक्सचर आइसोटोप्स का होता है, या आइसोटोप्स वो होते हैं कि एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म में एक एलिमेंट हो सकता है और डिफरेंट उसके एटॉमिक मास हो सकते हैं। तो उन तमाम मासेस को कंबाइन करके उस मास को जब हम कंपेयर करते हैं कार्बन के 1/12 पार्ट से, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से जब हम उसे कंपेयर करते हैं तो वो जो मास होता है वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है, और जिसका यूनिट होता है AMU, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आपको पता है कि आपके पास किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक जो है ना उसके बाहर शेल्स होते हैं। ये होता है कंप्लीट एटम। अब जब उसके और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा शेल्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन होता है, जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है, इनको जब आप सम अप करते हो तो जो आपके पास वैल्यू बनती है वो किसी भी एटम की क्या होती है, एटॉमिक मास की वैल्यू होती है। दिस इज़ व्हाट मेंशन हियर, द मास ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। द मास ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट कांट बी मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी वेइंग मशीन या इंस्ट्रूमेंट। किसी भी एटम का जो मास होता है वो इतना ज़्यादा कम होता है या इतना स्मॉल होता है कि आप उसको एक आम किसी भी वेटिंग मशीन से जो है वो क्या करते हो, वेट नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप हाइड्रोजन का यहाँ मास देखो कि 1.6 एक्सपोनेंट -24 ग्राम है। अब -24 एक्सपोनेंट का क्या मतलब है कि 0.0000, अब इसमें 24 जीरो आएंगे फिर जाके 1.6 आएगा या 16 आएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, कितना छोटा इसकी वैल्यू है। तो इतनी छोटी वैल्यू होती है एटम के मास की कि आप उसको किसी भी वेइंग मशीन से, आम वेइंग मशीन से नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, अब आप कार्बन 12 की बात करते हैं तो कार्बन 12 के न्यूक्लियस के अंदर दो आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं और दो आपके पास क्या होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी, और 6 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इन दोनों को जब आप सम अप करते हो तो इसका एटॉमिक मास क्या बन रहा होता है, 12 AMU, विच इज़ 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप देख लो कि पीरियोडिक टेबल में ये सारे मेंशन है एटॉमिक मासेस के। ऑक्सीजन का आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो मास कितना होगा, 16, सल्फर का होता है 32, हाइड्रोजन का 1, कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का 24 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक आपको एटॉमिक मास समझ में आ गया। इसके बाद आप आ जाइए एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला में। एम्पेरिकल एक तो आपके पास होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो ये है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स जिस भी रेशियो में है, एग्जैक्ट वही रेशियो में हम उसके फॉर्मूले में उसको शो करेंगे तो वो आपके पास होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो कंबाइनली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है, C6H6। इसी तरीके से ग्लूकोज आपके पास है, ग्लूकोज के अंदर आपके पास 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो हमने 6 ही कार्बन लिखे हैं, 12 ऑक्सीजन ही लिखे हैं और 6 ऑक्सीजन ही लिखे हैं। तो ये इसका आपके पास क्या बना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको ले आओ। आप इसी बेंजीन के फॉर्मूले को जब 6 से कट कर दो तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में किस में आ जाएगा, CH में। तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज में 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। तो ये क्या बना, एक कार्बन जिसके साथ 1 लिखने की नीड नहीं होती, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो CH2O। ये हमारे पास किसका सिंपलेस्ट या एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, ग्लूकोज का। इसी तरीके से ये आप जो है ना, ये आपके पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ये देखें, ये होता है H2O2।
अब इस H2O2 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HO में। 2 को 2 से कैंसिल कर दोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HO में। ठीक है, यहाँ तक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गए हैं। अब आप आ जाइए कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशनशिप क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला के, जिसमें से n आपके पास क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 1 से इनफाइनाइट, 1 से 9 तक जितने भी नंबर होते हैं आपके पास वो तमाम क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। 1 से 9 तक जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब आप देखिए कि हमने जो है ना, अगर मालूम करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम है विच इज CH, और n आपको बता दिया गया है कि कितना है, 6। तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला के। n आपके पास गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है आपके पास कितना, बेंजीन का CH। या आपने लिखा 6 को CH से मल्टीप्लाई करोगे तो C के साथ भी 6 आ जाएगा, H के साथ भी 6 आ जाएगा, तो C6H6 ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया किसका, बेंजीन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो कोई भी कंपाउंड हमारे पास हो, उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ा कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एग्जैक्ट रेशियो में जब होते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं, ये एक कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन। इसी तरीके से आपके पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 आपके पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ये आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब हमें इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आपको पीरियोडिक टेबल से आराम से इन तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मिल जाएगा, जो हमने यहाँ भी पढ़ा कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो आप जब पीरियोडिक टेबल से देखोगे तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा, यानी कि 112 कार्बन से कंपेयर करके जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ये हमने इनको क्या करना है, सम करना है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो हम 16 के साथ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 16 2 सा 32 और प्लस 12, तो 32 प्लस 12 हमारे पास कितना आ गया, 44। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास क्या है, 44। इसी तरीके से ग्लूकोज, कार्बन हमारे पास इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12, लेकिन 6 कार्बन है तो हमने यहाँ पर लिखा 6। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 12, तो हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई 12। फिर प्लस कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और कितना ऑक्सीजन है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करके इन सबको जब एडअप करोगे तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 180। इसी तरह वाटर का देख लो, सिंपल है। वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16। ऑक्सीजन एक ही है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, 2 1 ज़ा 2, 16, 16 प्लस 2 18। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 18। ठीक है, अब आप आए फॉर्मूला मास पर। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास बात तो एक ही होती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं होती, यानी कि उनका जो है ना, जैसे ये हाइड्रोजन वाटर है ना, तो वाटर के हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, इनके ये जो बॉन्ड होता है ना, ये क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कुछ कंपाउंड्स का नहीं होता, बल्कि वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि NaCl। तो NaCl जो है ना, सोडियम और क्लोराइड जो है वो कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में नहीं होते, बल्कि एक आयनिक बॉन्ड में होते हैं, जिसको आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो जो फॉर्मूला या जो कंपाउंड आयनिक फॉर्म में होते हैं उनका हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, बल्कि उनका फॉर्मूला मास निकालते हैं। और मेथड वही है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। एक सोडियम है यहाँ पर NaCl का, तो मल्टीप्लाई बाय 1। Cl का यानी क्लोराइड का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, और एक ही है, मल्टीप्लाई 1। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास कितना बन गया, 58.5 AMU। तो ये फॉर्मूला मास आ गया सोडियम क्लोराइड NaCl का।
फिर आपके पास मोलर मास है। मोलर मास भी सेम चीज़ है, लेकिन उसको हम जो जिस यूनिट में शो करते हैं वो विच फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी कि मोलिकुलर मास हो किसी भी कंपाउंड का या किसी कंपाउंड का फॉर्मूला मास हो और उसको हम ग्राम्स में शो करें तो फिर वो आपके पास क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल वही सोडियम क्लोराइड की हमने ले ली 2335.5 को जब हमने एडअप किया तो ये हमारे पास 58.5, लेकिन किस में आया, ग्राम में। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है मोल, या इसे हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं और सिंपली मोल भी कहते हैं। ठीक है, देखो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का हो और उसे हम ग्राम में शो करें और वो तो वो किसके बराबर होता है, 1 मोल की। यानी कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है अगर वो ग्राम में मौजूद है या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में मौजूद हो या किसी भी फॉर्मूला मास जो है वो या किसी ऐसे कंपाउंड का जिसका फॉर्मूला मास बनता है उसका फॉर्मूला मास ग्राम में मौजूद हो तो वो आपके पास किसके बराबर होता है, मोल के बराबर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो ये जो 12 ग्राम है ये किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 ग्राम। ये 16 ग्राम जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। इसी तरह सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, तो ये 24 ग्राम किसके बराबर है, 1 के। अगर मैं कार्बन के 12 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, यानी कि ये 24 ग्राम हो जाए, तो फिर ये 24 ग्राम कार्बन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 मोल ऑफ कार्बन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है, 24 ग्राम कार्बन 2 मोल ऑफ कार्बन के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो हमने एटॉमिक मास लिया ना। हम अगर वाटर को लेते हैं, ठीक है, वाटर का हमने यहाँ ऊपर निकाला था कि एटॉमिक मोलिकुलर मास वाटर का बनता है कितना, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर भी किसके बराबर होगा, 1 मोल वाटर के बराबर है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या इवन फॉर्मूला का, जैसे NaCl, ठीक है, NaCl कितने था हमारे पास, 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर। ठीक है, तो किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का और किसी भी कंपाउंड का आपके पास जो ग्राम में उसकी यूनिट होगी, जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे मोलर के फॉर्म में, तो जितना उसका ग्राम होगा वो उतने उसके क्या होंगे, मोल होंगे। यानी कि 18 ग्राम 1 मोल के बराबर। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला और इसका जो न्यूमेरिकल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है एवोगाड्रोस नंबर, जिसको आप Na के, ये Na जो है ना वो इस तरीके से रिप्लेस है। ठीक है, अच्छा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है, जो हमने पढ़ा यहाँ पर, वो बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स के। अब इस पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, आयन भी, फॉर्मूला यूनिट्स भी। यानी कि अगर आपके पास कार्बन की मैं बात करूं तो 1 मोल कार्बन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 1 मोल कार्बन के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट फिगर है जिसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, कांस्टेंट नंबर है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाटर की तो 1 मोल वाटर के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये क्या है हमारे पास, H2O एटम नहीं है, कार्बन एटम था। H2O हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद। ठीक है, समझे आप कि ये 1 मोल है कार्बन का और उसके अंदर कितने कार्बन के पार्टिकल मौजूद हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स 1 मोल के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो फॉर्मूला हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, इन सब के अगर 1 मोल होगा तो उसके अंदर उनके इतने ही एटम, इतने ही मॉलिक्यूल या इतने ही फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ कार्बन में हमारे पास कितने 12 ग्राम थे, 12 ग्राम का 1 मोल कार्बन बन रहा था और इस 1 मोल के अंदर कितने कार्बन के एटम्स होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसी तरीके से ऑक्सीजन का आपके पास 1 मोल के अंदर 16 ग्राम और पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। अगर मैं इसको 2 कर दूं कि 2 मोल ऑफ कार्बन होंगे तो ये 24 ग्राम ऑफ कार्बन बन जाएगा और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12.04 एक्सपोनेंट 23 एटम ऑफ कार्बन बनेगा। ठीक है, 1 मोल का ये है। जब आप इसको बढ़ाओगे, 2 मोल करोगे तो ये पार्टिकल्स भी या एटम्स भी बढ़ते चले जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो है इंशाल्लाह इंटर कन्वर्जन ऑफ मास एंड मोल, इसके अंदर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एवोगाड्रोस नंबर के और नंबर ऑफ मोल्स के, वो स्टडी करेंगे। और फिर जो है वो आगे के आपके पास बैलेंस इक्वेशन है, वो हम स्टडी करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जब तक आप अपने स्टडी पैक का काम कंप्लीट करें और जो लर्निंग प्रोसेस है वो जारी रखें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।